हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी श्रृंखला चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो का टॉपिक्स लेकर आया हूँ भारत का अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और ऑफ इंडिया। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन देखने वाले हैं अफवाह। सबसे पहला टॉपिक्स रहेगा अफवाह। दूसरा टॉपिक्स रहेगा अफवाह तंत्र का वर्गीकरण, और तीसरा रहेगा भारत का अफवाह तंत्र यानी परिचय, और चौथा रहेगा अफवाह प्रतिरूप के प्रकार, और पांचवा रहेगा हिमालय नदी तंत्र, और छठा रहेगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और सातवां रहेगा हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। चलो एक एक टॉपिक्स को देखते हैं। बात करते हैं अफवाह को। अफवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित दिशा में हो रहा जल प्रसाव को क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम वह प्रणाली होती है जैसे वाहिकाओं को जाल को उपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह द्रोणी क्या होता है? नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र कहलाता है। और नदी का जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता? जैसे नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? दो नदी द्रोणियों को पृथक करने वाली यानी कि अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहलाता है। और अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र में नदियों की ज्यामिति, आकृति तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में बड़ी नदियां आती है, जैसे नदी द्रोण बनाती है, जैसे गंगा नदी द्रोण बनाती है। छोटी नदियों में आता है जल संभर, जैसे पेरियार नदी। आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। दो प्रकार से किया जाता है, क्रमबद्ध अफवाह तंत्र और अक्रमबद्ध अफवाह तंत्र। क्रमबद्ध अफवाह तंत्र में चार प्रकार की आती हैं: अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। और अक्रमबद्ध अफवाह तंत्र में आती है पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। चलो अब इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं। क्रमबद्ध अफवाह तंत्र में ढालों के अनुरूप प्रभावित होने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध अफवाह तंत्र कहा जाता है, जैसे प्रायद्वीप की नदियां हो गई। और अक्रमबद्ध अफवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? जो नदियां क्षेत्र ढाल के प्रतिरूप प्रभावित होती हैं उसको क्या कहा जाता है? अक्रमबद्ध अफवाह तंत्र कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हिमालयी नदियां। बात करते हैं पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र क्या होता है। भूपटल के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नदी स्थित भूखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती हैं, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी बहती हैं। और अध्यारोपित अफवाह तंत्र की बात करता हूं, ऐसी नदी जो सबसे पहले अपने ऊपरी संरचना का अपर्दन करती हैं और फिर निचले संरचना का अपर्दन करके उसमें बहती है, उनको क्या कहा जाता है? अत्यारोपित अफवाह तंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के कनेक्टिकट एवं हडसन नदी तथा भारत की चंबल नदी और स्वर्णरेखा नदी और बनास नदी और दामोदर नदी। अब बात करते हैं भारत का अफवाह तंत्र। इससे परिचय, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इसका पहले नंबर पर भारत नदियों का देश है। यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां प्रभावित होती हैं।
दूसरे नंबर पर देखते हैं, भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं, हिमालय से निकलने वाली तंत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये दो तंत्र कहलाते हैं। अब बात आती है तीसरे, भारत की नदियों का यानी कि 75% जल बंगाल की खाड़ी में और बाकी जो शेष यानी कि 25% अरब सागर में जाता है। अब देखते हैं पांचवा नंबर, भारत में नदियां कृषि, वन, जैव विविधता, उद्योग, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख आधार रहता है। अब देखते हैं भारत का अफवाह तंत्र, इसके वर्गीकरण उद्गम के स्रोत से देखते हैं और मुहाने के स्रोत से देखते हैं। उद्गम में हिमालय से निकलती है और प्रायद्वीपीय से निकलती है, और मुहाना बंगाल की खाड़ी बनाती है और अरब सागर में बन जाता है। अब हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंगा हो गई नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और प्रायद्वीपीय नदियां में कौन होनी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। और बंगाल की खाड़ी में मुहाना गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है और कावेरी बनाती है। ऐसे ही अरब सागर में जो गिरेगी, सिंधु नदी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती गिरेंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। अब देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी कि उद्गम स्थल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये, और एक अरब सागर में गिरती हैं। गंगा नदी तंत्र में यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक, सोन इत्यादि होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन सी आती है, दिहांग, लिहोइत, सुवनगिरी, धनसिरी, रंगा, जिया भरेली और तीस्ता। और सिंधु नदी तंत्र में जो है नुब्रा, श्योक, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज जैसी नदियां सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। और सिंधु नदी तंत्र अरब सागर में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से गिरती है, गंगा नदी गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी तो अपना मुहाना बना लेती है पश्चिमी बंगाल में, जो सुंदरबन का डेल्टा माना जाता है और विश्व का सबसे लंबा चौड़ा सुंदरबन का डेल्टा होता है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीयों की नदियां, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में ये वाली गिरती हैं। आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा और वेगई जैसी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और अरब सागर में लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी ये अरब सागर में गिर जाती हैं। अब पढ़ते हैं इनको एक एक करके। हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र में सामान्य परिचय देखेंगे, इनकी विशेषता देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे, गंगा नदी तंत्र देखने वाले हैं। चलो आओ इनको एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तीन नदी प्रमुख तंत्र हैं। भारत का सबसे बड़ा न तंत्र यही कहलाते हैं, तीन नदियों का तंत्र कहलाता है ये। इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान देशों में पाया जाता है। हिमालय नदियों की उत्पत्ति हिमनद से होती है, जिसके कारण यह बारहमासी भी कहा जाता है। अब कुछ इनकी विशेषता देखते हैं की फीचर्स। ये बारहमासी नदियां होती हैं। इनकी प्रमुख नदियां गंगा तंत्र में कौन कौन सी आएंगी, गंगा, यमुना, कोसी आती हैं। और सिंधु तंत्र में सिंधु, झेलम, सतलज आती है। और ब्रह्मपुत्र में आती है, ब्रह्मपुत्र तंत्र में आती है ब्रह्मपुत्र, देहांग और सुवनगिरी जैसी नदियां। इनका तीव्र ढलान होता है, इसमें अधिक अवसाद भी होती हैं। पर्वतीय भाग जैसे गार्ज बनाती है, बी आकार की घाटी, छिप्रा जैसी पर्वत भाग पाए जाते हैं। मैदानी भाग भी बनते हैं,
जैसे डेल्टा, जडोड़, गोकुर झील आदि मैदानों का भाग का निर्माण होता है। अब देखते हैं हिमालय नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में जो बाईं ओर से मिलती है वो है श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल जैसी नदियां दाएं में सिंधु नदी से बहती हैं, सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। और बाएं की तरफ से मिलती है जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसी नदियां। ऐसे ही गंगा में दाएं तरफ से मिलती है यमुना, सोन, पुनपुन। और बाएं तरफ से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानदी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र में दाएं की तरफ से मिलती है सुबनगिरी, कोमेंग, भरली मानस, संकोच, रायडेक, धरला, तिस्ता। और ऐसे ही बाएं तरफ से मिलती है ब्रह्मपुत्र में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दिघू, धनसिरी, कोलंग और कपली जैसी नदियां बहती हैं। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित नदी तंत्र कहलाता है यह सिंधु नदी तंत्र। इसमें प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज जैसी नदियां आती हैं। इनका मुहाना कराची के निकट अरब सागर में ये जाकर गिर जाती हैं। अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। और भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य को टच करती है ये। अब देखते हैं इसका विस्तार। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित बोखरचू हिमनद, जो तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। मुहाना कहाँ बनाती है ये? मिठानकोट में पंचनद से मिलने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है ये सिंधु नदी। इसकी लंबाई टोटल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर की है, ये टोटल है। और भारत में केवल 1114 किलोमीटर की ये अपना क्षेत्र विस्तार करती है। अब इसका बहाव तिब्बत और भारत में बहता है। इसका भारत में प्रवेश करती है यह दमचौक में, और बाहर निकलती है चिल्लास में, और भारत में जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रभावित यानी कि बहती है। देखते हैं लद्दाख श्रेणी में गिलगित के पास मूंजी गर्ज बनाकर अक्षसंघीय मोड़ द्वारा हिमालय से बाहर होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु जल समझौता कराया, जो विश्व का सबसे उदार समझौता माना जाता है। मिठानकोट में ही पंचनद से संगम यानी कि आपस में मिलती है। इन 5 नदियों का संगम हो जाता है। ये डायग्राम को देख सकते हैं आप। और ये अति महत्वपूर्ण डायग्राम है, आप देख लेना। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर की। और भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर की। अब बात करते हैं झेलम नदी, यानी कि इसका पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम स्थल क्या है इसका? कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित बेरीनाग झरना, जो शेषनाग झरना के नाम से जाना जाता है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। मुहाना बनाती है ये। मुहाना को क्या कह सकते हैं? एक्चुरी कहा जाता है। झंग पाकिस्तान में चिनाब नदी से संगम मिल जाता है, यानी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कहां पर? ये झंग एक पाकिस्तान का जिला पड़ता है।
इसकी सहायक नदी देखते हैं किशनगंगा, लीदार, पूंछ जैसी नदियां हैं। किशनगंगा नदी झेलम नदी पर, ये एक किशनगंगा परियोजना है, यानी कि कह सकते हैं किशनगंगा नदी पर ही किशनगंगा परियोजना स्थित है। वो किशनगंगा ही सहायक नदी किसकी है? झेलम नदी की है। इसकी विशेषता देखते हैं अब। कश्मीर में विसर्वाकार में प्रभावित करती है, विसर्व के अनुसार प्रभावित करती है। इसकी विशेषता क्या है? बूलर झील, जो गोखुर झील और बूलर झील पे ही तुलबुल परियोजना स्थित है। वो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी कौन सी नदी करती है? झेलम नदी ही करती है। इस पर शहर जो बसा हुआ है वो श्रीनगर बसा हुआ है। क्वेश्चन ये आता है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र से बहती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो क्या कह सकते हैं? चिनाब नदी है। इसका उद्गम देखते हैं अब। बड़ा लाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से ये उद्गम स्थल होता है इसका। चंद्रभागा किस नाम से? चंद्र और भागा नाम से सरिता के संगम में जाकर इसका नाम चिनाब पड़ जाता है। चंद्र और भागा का संगम टांडी हिमाचल प्रदेश में इसका होता है। मोहाना देख सकते हैं आप। पंचनद सिंधु नदी से मिठानकोट में, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। इसकी सहायक नदियां झेलम और रावी और तवी, तीन सहायक नदियां हैं इसकी। इसमें परियोजना कौन कौन सी बनी है? सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और रतले परियोजना और पंकल डुल परियोजना। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? पुरसणई या इरावती भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है रावी नदी का। और रावी नदी का पुराना नाम क्या था बताया मैंने? पुरसणी नदी। फ्रेंड, इन नदी पर ही दशराज युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु की सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र में बहती है, उसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो पश्चिमी भाग में पड़ता है। मोहाना कहाँ बनाती है? सराय सिंधु के पास चेनाब नदी में अपना मोहाना बना देती है। इसकी विशेषता क्या? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य चंपा घाटी में बहती है और लाहौर शहर के नदी के किनारे स्थित है और पंजाब या जम्मू कश्मीर की सीमा पर रंजीत सागर परियोजना यानी कि थीन सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है और वही रावी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं ब्यास। जो इसका पुराना नाम, ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। ये भी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मोहाना सतलज नदी हरि के बैराज यानी कि पंजाब में जो पड़ता है, वहां से ये अपना मोहाना बनाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है पार्वती, तीर्थन, हुरला जैसी सहायक नदियां हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में ही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कौन सी नदी भारत से ही निकलकर भारत में ही विलीन हो जाती है? तो हमारी क्या होती है? ब्यास नदी होती है। ब्यास तथा सतलज का संगम भी बनाती है ये। और हरि के बैराज पथुला पंजाब में, कपूरथला पंजाब में पड़ता है। हरि के बैराज में आर्द्र भूमि है और राम सरोवर भी जाना जाता है। और हरि के बैराज इंदिरा सागर नहर पर है और पश्चिमी राजस्थान का पानी इसमें बहता है। अब मैं बात करता हूं सतलज नदी की। सतलज नदी यह भी सिंधु नदी की सहायक लंबी नदी है।
उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट रकास ताल से है। तिब्बत में इसका नाम लांग चेन खम्बाब है। वो मोहना कहाँ बनाती है? चिनाब व सतलज जो पंच नदी का भाग कहा जाता है उसमें अपना मोहना बना देती है। इसकी सहायक नदियां ब्यास, बसपा और स्पीति जैसी नदियां हैं। इसकी विशेषता क्या? रोपड़ पंजाब में गर्ज का निर्माण करती है। और भाकड़ नागल नापथा झाकरी परियोजना और कोडेम परियोजना कहाँ पर है? ये सतलज नदी पर ही है। और शिव किला दर्रे से भारत में प्रवेश होता है। और शहर कौन सा बसा हुआ है? लुधियाना या फिरोजपुर कह सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख परियोजना एक ही बार में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में निम्बो बाजागो परियोजना, ये कहां पर है? सिंधु नदी में। तिलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर, किशनगंगा नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, चमे और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं चमेरा परियोजना रावी नदी पर, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर, पंडोबाग परियोजना ब्यास नदी पर, और भाकड़ा बांध परियोजना सतलज नदी पर, और नापता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। ऐसे ही पंजाब में परियोजनाओं को देखते हैं थीन बांध रावी नदी पर, और हरी के बैराज ब्यास और सतलज नदी पर है। फ्रेंड्स, ये परियोजना अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेंड्स, इस गंगा नदी तंत्र को अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।